रहीम लेक्चर नंबर 40 एंड 41 और आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और दूसरा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो असल में टॉपिक तो आसान सा है लेकिन यह है कि डिटेल्ड है, तो उसी वजह से ये दोनों लेक्चर्स को इकट्ठा भी करना पड़ा किसी ख़ास वजह से, क्योंकि दूसरे इंटर रिलेटेड है तो अलग अलग लेक्चर्स इसीलिए पोस्ट नहीं किए। बहरहाल बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल है और समझना पड़ेगा उसको, तो कोशिश करें कि जो मेरी हिदायत हैं उस पर अमल करें, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें, क्योंकि सारे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरह हमारे पास बास सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो आप समझें कि ऑटोमेटा के न्यूमेरिकल्स हैं एक तरह से, तो इनको जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा। आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, आप 1000 दफ़ा देख लें, आपको उस तरह से समझ नहीं आएगी। तो पहला काम तो ये करें कि वीडियो पॉज करें बच्चों और कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और साथ साथ काम करते जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल को भी साथ साथ समझते जाएं। जो टास्क हैं वो तो खामखा आप लाजमन आज के लेक्चर में तो वीडियो पॉज करके ख़ुद से सॉल्व करके स्टेप्स को फॉलो करते रहें और फिर आगे इसको करते रहें। तो पहले तो हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों है या नॉर्मल फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है। अमूमन ऐसा होता है, यूजुअली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स प्रोडक्शंस मे बी ऑफ एनी फॉर्मेट। आपके पास एरो के लेफ़्ट साइड पे एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, यानी वेरिएबल होना चाहिए, और राइट साइड पे कुछ भी हो, टर्मिनल्स हो, नॉन टर्मिनल्स हो, उनका मिक्सचर हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, और उनकी लेंथ जितनी मर्ज़ी हो, एक टर्मिनल हो, दो टर्मिनल हो, एक वेरिएबल हो, दो हो, वो कुछ भी हो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि देयर में बी मैनी यूजलेस सिंबल्स इन द लैंग्वेज, और वो यूजलेस सिंबल्स की फिर दो किस्में होती हैं। बाज़ यूजलेस सिंबल्स ऐसे होते हैं दैट मे नॉट जनरेट एनी टर्मिनल स्ट्रिंग, वो हमेशा एक अपने को ही रिकर्सिवली कॉल करते रहते हैं, कोई एंकर कंडीशन होती नहीं है और वो कभी एंड नहीं होते, ठीक है। उनका ट्री बनता ही जाता है बग़ैर किसी स्ट्रिंग को जनरेट किए। और कुछ यूजलेस सिंबल्स ऐसे हैं दे आर इनफैक्ट नॉन रीचेबल, जिन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि देर आर यूनिट प्रोडक्शंस इन आवर CFG। तो यूनिट प्रोडक्शंस क्या होती हैं, उनका क्या नुकसान है, ये हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ये इश्यूज़ होते हैं। और सिमिलरली देयर इज़ नो नीड टू हैव अ नल प्रोडक्शन इन द CFG इफ़ द लैंग्वेज डजंट कंटेन द नल स्ट्रिंग। भाई अगर तो कोई लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है, जैसे A* है, तो उसमें तो ज़ाहिर बात है एक प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन ज़रूर होगी, ठीक है। S गिव्स या प्रोड्यूसेस नल स्ट्रिंग। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होता है, तो हमें ग्रामर में नल प्रोडक्शंस रखना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सूरत में हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो खामखा की नल प्रोडक्शंस रखने का फ़ायदा क्या है? तो ऑल ऑफ दीज इश्यूज़ में रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेरिवेशन स्टेप्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम जो यूनिट प्रोडक्शंस वगैरह से होता है हमें, मैंने कहा था आगे चल के बताऊँगा, वो इधर भी आ गया कि दे में इंक्रीज द नंबर ऑफ डेरिवेशन स्टेप्स, ठीक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू सिंप्लीफाई आवर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ ऑल था, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन की ये नीड थी। इसके बाद ये होता है कि समटाइम्स वी नीड द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल प्रोडक्शंस टू बी इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट, वी रिस्ट्रिक्ट द फॉर्मेट, और उन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म्स। और हमारे पास दो नॉर्मल फॉर्म्स बहुत मशहूर हैं और बहुत वाइडली यूज्ड होती हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। CNF और GNF उनको सिंपली हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट क्यों किया जाता है, तो उसके लिए आपको इसकी एप्लीकेशन को जानना ज़रूरी है, जो कि इन डिटेल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बस आपको आइडिया दे देता हूँ कि इफ़ अ CFG इज़ इन चॉम्स्की नॉर्मल्स फॉर्म, ठीक है, तो इट कैन बी यूज बाय CYK। ये एक एल्गोरिथम है जो आप
बॉटम अप पार्सिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है, ज़ाहिर बात है आगे आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फिर आपको, अगर आप बॉटम अप पार्सिंग को इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पे CYK एल्गोरिथम आप वहाँ पे पढ़ेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो इस एल्गोरिथम में का इनपुट CFG होती है जो कि CNF फॉर्म में होती है, यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एंड इट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द लैंग्वेज और नॉट, उसका टोकन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, या जो भी है ये आप उसमें इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे अगले सेमेस्टर में। और इसी तरह ये बहुत से थ्योरम्स या लेमस के प्रूफ्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसा कि पंपिंग लेमा फॉर CFLs के लिए भी ये यूज़ होता है उसको प्रूव करने के लिए। तो इसकी और भी बहुत सी एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, ये PDAs को बड़ी आसानी से, जो कोई लैंग्वेज अगर इस फॉर्म में है तो उसका PDA बड़ी आसानी से बन सकता है, उसके PDA बाकी ग्रामर्स की निस्बत अच्छे, यानी बड़ा इजी, एक बड़ा सिस्टमेटिक मेथड है, उसके ज़रिए बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इन दिस नॉर्मल फॉर्म एनी डिराइवेबल स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज n कैन बी प्रोड्यूस्ड विद एग्जैक्टली n प्रोडक्शन स्टेप्स, ठीक है। वो आप देख लेंगे इंशाअल्लाह कैसे होता है। और इसके अलावा ये बहुत से थ्योरम्स के प्रूफ में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसकी प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे शमीर्स थ्योरम्स हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनका ऑफ कोर्स यूज़ है ऑटोमेटा के अंदर, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर। तो जब इन सब की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात कर ली, तो अब हम शुरू करते हैं कि ये इस कन्वर्जन का फ़्लो चार्ट क्या है, जो भी मैंने आपको कम से कम 6 चीज़ें बताई हैं कि आप नल प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं, आप नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करते हैं या नॉन रीचेबल सिंबल्स को रिमूव करते हैं। और उसका मकसद क्या होता है आपका कि आप जो हैं वो सिंप्लीफाई कर दें किसी भी लैंग्वेज को। तो जब भी आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हैं तो तब आप उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपको पता चलेगी कि सिंप्लीफिकेशन के लिए तो आपको कोई भी ग्रामर चाहिए, लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में वही लैंग्वेज कन्वर्ट हो सकती है जो सिंप्लीफाइड होगी, जिसमें ये चारों प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, यानी उसमें नल प्रोडक्शन नहीं होंगी, यूनिट प्रोडक्शन नहीं होंगी, नॉन जनरेटिंग और नॉन रीचेबल सिंबल्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह आप उसी ग्रामर को GNF में कन्वर्ट कर सकते हैं जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जो हम आपके पास ग्रामर होगी वो इनपुट होता है असल में उस एल्गोरिथम के लिए जो कि ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि नॉन रीचेबल और नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को कैसे रिमूव किया जाता है, फिर यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है, फिर नल प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है। इस सिंप्लीफिकेशन के स्टेप के बाद फिर हम देखेंगे कि किसी सिंप्लीफाइड ग्रामर को CNF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एट द एंड CNF को GNF के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इनका फॉर्मेट क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो आप ये देखें कि यूजलेस सिंबल्स को रिमूव करना हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो यूजलेस सिंबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दे आर नॉन जनरेटिंग सिंबल्स, और कुछ ऐसे होते हैं कि दैट आर नॉन रीचेबल सिंबल्स, ठीक है। नॉन जनरेटिंग सिंबल्स का मतलब ये है कि वो डेड एंड स्टेट है, जिससे आप FA के अंदर डेड एंड स्टेट कहते हैं, तो उसी की तरह, ठीक है। तो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स आर दोज सिंबल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी टर्मिनल स्ट्रिंग। वो हमेशा अपने आप को या किसी ऐसे दूसरे स्टेट को कॉल करते रहते हैं जो खुद भी एक बेचारी नॉन जनरेटिंग होती है, तो वो बस आपस में घूमते रहते हैं, कभी वो कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करेगा। उस स्टेट पे पहुंचने के बाद कभी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा। उस सिंबल तक पहुंचने के बाद उस सिंबल से कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकता, बात ख़त्म। दूसरी नॉन रीचेबल सिंबल्स, कि ये ऐसी स्टेट है कि जिसकी तरफ कोई इनकमिंग एज ही नहीं है, आप इसको इस तरह से समझ लें। तो दीज आर दोज सिंबल्स विच कैन नॉट बी रीच्ड एट एनी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, ठीक है। अब हमने इन दोनों को रिमूव कैसे करना है कि इफ़ एनी सिंबल इज़ फाउंड गिल्टी
कोई भी सिंबल इन दोनों जराइम में से किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है, यानी या वो नॉन जनरेटिंग सिंबल है या वो नॉन रीचेबल सिंबल है, तो वी विल रिमूव ऑल द प्रोडक्शन दैट कंटेन दैट सिंबल ऑन ईदर साइड ऑफ द एरो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे राइट हैंड साइड पे है, क्योंकि अगर वो नॉन जनरेटिंग है तो ना हमें वो राइट हैंड साइड पे चाहिए ना लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, ठीक है। और अगर वो नॉन रीचेबल है तो राइट हैंड साइड पे तो होगा ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसको हमें नहीं चाहिए। एक मसला और है कि अगर नॉन जनरेटिंग सिंबल हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है, स्टार्ट सिंबल आपका जो है वो नॉन जनरेटिंग सिंबल है, तो फिर क्या करेंगे? क्या आप स्टार्टिंग सिंबल को भी रिमूव कर देंगे? तो कहेंगे नहीं, स्टार्टिंग सिंबल को हम रिमूव नहीं कर सकते, ये एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो स्टार्टिंग सिंबल के अलावा अगर कोई जुर्म करता है तो उसको रिमूव कर लेंगे, स्टार्टिंग सिंबल को जो है वो ये रियायत हासिल है, ठीक है, कि वो ये इस जुर्म का इर्तिकाब कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया कि किस तरीके से हम इसको करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। तो कहते हैं जी, रिमूव द यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द गिवन CF जी। आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसमें S गिव्स AC, S गिव्स BA, C गिव्स CB एज वेल एज AC, और A गिव्स द टर्मिनल A, B गिव्स टर्मिनल A एंड C, और आखिर में B गिव्स द टर्मिनल लेटर B। अब हमने इसमें देखना है कि यूजलेस लेटर्स को हम किस तरीके से देखते हैं। पहले तो ये देखें कि इनकी जनरेशन को, कि ए जनरेट्स, देखिए ए जनरेट हो ए जो है एंड हो सकता है, ए किसी टर्मिनल को जनरेट कर सकता है, बी भी किसी टर्मिनल को जनरेट कर सकता है, लेकिन सी का मसला ये है कि सी पे आप जब भी पहुंचेंगे, चाहे यहाँ से पहुंचें या यहाँ से पहुंचें, ये सी हमेशा सी ही को कॉल करेगा, चाहे यहाँ पे कॉल करे या दूसरी प्रोडक्शन। इसकी कोई तीसरी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जहाँ ये कॉलिंग का सिस्टम ख़त्म हो जाए। रिकर्जन आपको पता है, या लूप के अंदर भी आपको पता है कि कोई एक एंकर कंडीशन या स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। तो वो स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है कि एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी हो हमारे पास जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो सकता है। तो ये तो सी एक्सपेंड होगा CB में या AC में, फिर वो सी दोबारा एक्सपेंड होगा, तो वो सी तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब कि दैट सी इज़ इन फैक्ट नॉन जनरेटिंग। तो सी इज़ फाउंड गिल्टी, सी गिल्टी है, और जब ये जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है तो चाहे वो एरो के लेफ़्ट साइड पे आएगा सी या एरो के राइट साइड पे आएगा सी, ये चारों प्रोडक्शन हम रिमूव कर देंगे। इसकी हमें कतई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो बात ख़त्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि स्टार्टिंग सिंबल 2 थे, तो इस वजह से हम इस वाली को रिमूव कर, अगर स्टार्टिंग सिंबल एक ही होता तो फिर इस प्रोडक्शन को हम रिमूव ना कर सकते, वो हमारी मजबूरी होती, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। तो ये देखें, अब यहाँ पे 7 प्रोडक्शन में से 4 हटा दी तो बाकी रह गई 3। ये तो था इनका जनरेशन का टेस्ट कि कोई ये सारे सिंबल जो हैं कुछ ना कुछ जनरेट करते हैं कि नहीं करते। यदि जो नहीं जनरेट करते थे उसके मुतल्लिका जितने भी प्रोडक्शन थी सब हमने हटा दी। अब हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा सिंबल तो नहीं जो रीचेबल नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग स्टेट से देखें तो स्टार्टिंग सिंबल के अलावा और कौन कौन से सिंबल हैं, A और B। तो आप देखें, पहली प्रोडक्शन में ही A और B को रीच किया जा सकता है, उनको वो अप्रोच हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि A और B भी हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये ऐसी स्टेट नहीं है जिसको कि इनकमिंग एज नहीं है। देखें, B और A की तरफ इनकमिंग एज है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो नॉन रीचेबल हो। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड CFG। ये मुकम्मल CFG थी और ये अब इसका मिनिमाइज्ड वर्जन है, ठीक है, आसान सा था। अच्छा, अगर एक एग्जांपल आपने समझ ली, और बड़ी इजी सी एग्जांपल है, इजी सा प्रोसीजर है, कोई इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब आप टास्क खुद से कीजिए, ठीक है, और ख़ुद से करने के बाद मेरे रिज़ल्ट के साथ आप मैच कर लीजिए, ठीक है। अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बता दें, और कहीं आप गलती कर रहे हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए, ठीक है। तो दोबारा इस टास्क 1 को देखते हैं, ठीक है। पहले तो आप कोशिश करें, खुद करें, वीडियो पॉज करें, खुद करने के बाद फिर मेरे रिज़ल्ट के साथ उसको मैच करें, तो इंशाअल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास टोटल सिंबल्स हैं 4, SABC। तो पहले हम इसका चेक करते हैं कि भाई नॉन जनरेटिंग कोई इसमें सिंबल तो नहीं है। अच्छा देखें, S को तो हमने चेक ही नहीं करना क्योंकि वो नॉन जनरेटिंग हो भी तो कोई मसला नहीं है। तो हम बाकी तीनों को देखते हैं। C जनरेट कर रहा है
ए और कैपिटल बी। अब ये कैपिटल बी का मतलब ये कि देखें सी तो ये टर्मिनल है, ये तो टर्मिनल नहीं है, लेकिन ये बी चूंकि ए बी है, टर्मिनल है, तो सी की वैल्यू ए और फिर अल्टीमेटली ए बी हो सकती है, तो सी को स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, बी तो वैसे ही कर रहा है। और अगर ए की बात करें तो बी, इस बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस ए बी से और इसको भी ए बी से, तो बी ए बी, ये तीनों जो हैं कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं। ए जनरेट्स बी ए बी, ठीक है, बी जनरेट्स ए बी और सी जनरेट्स ए बी। कुछ डायरेक्टली जनरेट कर रहे हैं और कुछ चेन्स के बाद ये जनरेट कर रहे हैं, बहरहाल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कोई ऐसी स्टेट तो नहीं जो रीचेबल नहीं है। स्टार्टिंग सिंबल पे अगर आप जाएंगे तो एस से ए को अप्रोच कर सकते हैं और किसी को नहीं, लेकिन उस ए से बी को अप्रोच कर सकते हैं और किसी को नहीं। तो ए भी अप्रोचेबल है, बी भी अप्रोचेबल है, तो बी से किसी और स्टेट को आप अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये सी तो किसी भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब सी को कभी अप्रोच किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। ए इज़ रीचेबल, बी इज़ रीचेबल, सी इज़ नॉट रीचेबल, ठीक है। तो सी इज़ फाउंड गिल्टी। अब ये गिल्टी है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड CFG आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपका रिजल्ट भी यही होगा, और आपका भी रिजल्ट यही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है ना। और अगर ये रिज़ल्ट आपका नहीं था तो आप जो है ना थोड़ी एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइंड करके इसको देख लीजिए और फिर खुद दोबारा से एग्जाम्पल ये सॉल्व कीजिए, ये टास्क सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल भी और टास्क भी, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। इसमें भी वही काम करना है, तो 3-4 एग्जाम्पल मैं करवा दूँगा। आपके पूरे लेक्चर में तकरीबन 12 टास्क हैं और कुछ 5 के करीब एग्जाम्पल्स हैं, तो तकरीबन 17-18 क्वेश्चन आज के 2 लेक्चर्स में हमने कवर किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके बाद उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जनरेशन का टेस्ट। जनरेशन का टेस्ट तो पता नहीं अल्फाज मुनासिब हैं कि नहीं, मतलब कि कोई सिंबल ऐसा तो नहीं जो कि नॉन जनरेटिंग सिंबल है, तो हम उसको देख लेते हैं जी। ए जनरेट्स ए डी, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्शन मौजूद है, और सी जनरेट्स ए डी। एस को तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बी को देखें, दोनों हैं, तो ये हमेशा बी को ही कॉल कर रहा है, तो एस तो चलो किसी बहाने से ख़त्म हो जाएगा, सी किसी बहाने से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बी का क्या करेंगे। बी तो हमेशा बी को कॉल कर रहा है और ये हमेशा कोई अंकर कंडीशन भी नहीं है, तो ये हमेशा एक अपने आप को ही कॉल करता रहेगा, तो इसका मतलब बी इज़ फाउंड गिल्टी। बी ने जुर्म किया है और इस जुर्म की पादाश में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ भी बी आएगा सबको रिमूव कर देंगे। और लैंग्वेज काफ़ी हद तक वैसे ही सिंप्लीफाई हो चुकी है हमारे पास, आधी लैंग्वेज तो वैसे ही हम खा गए हैं इसमें, ठीक है। अब हम इसका चेक करते हैं कि ये इससे पहुंचा भी जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता कहीं। तो यानी जो अभी स्टेट्स बाकी हैं एस के अलावा ए और सी, क्या इनको अप्रोच किया जा सकता है कि नहीं, रीचेबल हैं कि नहीं, ठीक है। कोई इनमें नॉन रीचेबल तो नहीं है। तो देखें, एस से आप सी को अप्रोच कर सकते हैं और सी से आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये ए इन प्रोडक्शन का क्या करना है, ये तो कभी राइट हैंड साइड पे आ ही नहीं रहा किसी के, तो इसका मतलब ये अप्रोच नहीं हो सकता। ए इज़ नॉट रीचेबल वाइल सी इज़ रीचेबल। तो अगर ए रीचेबल नहीं है तो हमें ये गिल्टी है और हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। और असल में जो इतनी बड़ी ग्रामर थी इसका कोई मकसद नहीं था, और ये इन दो जो है प्रोडक्शन रूल से भी वो सारा मकसद पूरा हो रहा था। बाकी जो जितनी भी प्रोडक्शन रूल्स थे वो कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहे थे और बिल्कुल फजूल में थे, बिकॉज दे वर यूजलेस, इसलिए इनको यूजलेस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो खामखा का हेडेक थे हमारे पास। तो आसान सी टास्क थी, अभी उम्मीद है आपने इसका रिजल्ट भी खुद से ठीक कर लिया होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक तो बहुत ईजी था कि हाउ टू रिमूव यूजलेस सिंबल्स। अब आ जाते हैं कि हाउ टू रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। तो पहले तो आप स्क्रीन की तरफ देखें और समझने की कोशिश करें कि यूनिट प्रोडक्शन किसे कहते हैं। यूनिट प्रोडक्शन जो होते हैं वो ऐसी प्रोडक्शंस होती हैं जब एरो के लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक नॉन टर्मिनल यानी एक एक वेरिएबल होता है।
लेफ्ट साइड पे तो वैसे ही एक नॉन टर्मिनल होता है, सिंगल होता है, तो वहाँ सिंगल लिखने की ज़रूरत नहीं थी। राइट पे चूँकि ज़्यादा हो सकते थे तो वहाँ हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ा कि सिर्फ सिंगल नॉन टर्मिनल चाहिए। फॉर एग्जांपल ए गिव्स बी और बी गिव्स सी, इस तरह। अब इन यूनिट प्रोडक्शंस का मसला क्या होता है, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स एज वेल एज द टाइम कम्प्लेक्सिटी एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग लैंग्वेज। एग्जांपल आपके सामने, ठीक है, कि ये एक CFG है और हमें कहा है कि आपने एक स्ट्रिंग को जनरेट करना है, स्ट्रिंग है AB। तो आप देखें S इम्प्लाइज AB, उसके बाद B एक्सटेंड हो रहा है C में, सॉरी A एक्सटेंड हो रहा है E में, और फिर वो E जो है वो A में चेंज हो रहा है, और जहाँ तक B की बात है वो C में एक्सटेंड हो रहा है, C फिर D में एक्सपेंड हो रहा है, और D फिर आखिर में B दे रहा है। 6 स्टेप्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और स्ट्रिंग आपने क्या जनरेट करना है जी, सिर्फ A और B। वो इन यूनिट प्रोडक्शंस की वजह से जो 3 यूनिट प्रोडक्शन दरमियान में है, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, ये 3 यूनिट प्रोडक्शंस को वो सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर मैं बताता हूँ। सिंप्लीफाई तो अभी हम करेंगे इसको। सपोज हमने वो एल्गोरिथम अप्लाई कर लिया, सिखाऊंगा बाद में, और वो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये आ गई ग्रामर। अब ये सिंप्लीफाइड ग्रामर जो है ये उसी स्ट्रिंग को कितने स्टेप में जनरेट कर रही है, 3 स्टेप में। S गिव्स AB, A गिव्स स्मॉल a, और फिर B गिव्स स्मॉल b। तो 3 स्टेप्स के अंदर। ओरिजिनली हमारे पास ये कितने स्टेप में था, 6 स्टेप्स के अंदर था, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जाहिर बात है टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के जरिए। उससे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम ये है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए। वाइल यूनिट प्रोडक्शन एग्जिस्ट, जब तक कोई एक भी यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है, आपको ये सारे दरमियान वाले स्टेप्स को रिपीट करना है। तो असल में ये जो कलर्ड स्टेप्स हैं यही जान है, यही मगज़ है, यही कोर है इस एल्गोरिथम का। करना क्या है, आप कोई भी एक यूनिट प्रोडक्शन उठाएं, उसको कोई जाहिर बात है उसके लेफ्ट पे एक वेरिएबल होगा, राइट पे एक वेरिएबल होगा, जैसे A और B हो गया, तो A गिव्स B। अब आपने ये करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है इसका B, ये भी तो कहीं एक्सपेंड हो रहा होगा ना, ठीक है। तो ये जहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है और इसके एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ कोई नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, तो हमें पता है कि A गिव्स B और B गिव्स XI, XI इज एनीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब इफ A गिव्स B एंड B गिव्स XI, तो अल्टीमेटली A गिव्स XI, तो A गिव XI की प्रोडक्शन को आप इंक्लूड कर देंगे, और ओरिजिनल जो होगी यूनिट प्रोडक्शन इसको आप रिमूव कर देंगे। तो लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी आपकी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है हर एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये एल्गोरिथम तो वैसे इसमें शायद थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा हो, लेकिन यह है कि जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एग्जांपल देख लीजिए, वही एग्जांपल है जो अभी हमने पीछे उसमें देखा कि 6 स्टेप्स और 3 स्टेप्स के अंदर आ रहा था। तो ये वो लैंग्वेज थी जिसके अंदर ये 3 पर्पल कलर में जो प्रोडक्शंस हैं ये यूनिट प्रोडक्शन है। आखिरी दो वाली यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, याद रखना, क्योंकि देखो यूनिट प्रोडक्शन वो होती है जिसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों पे कोई वेरिएबल होता है, नॉन टर्मिनल होता है। आखिरी दो प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑफकोर्स होता ही है वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स नहीं है, ठीक है। तो बी अवेयर, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को बारी बारी सॉल्व करना है, ठीक है। वी विल सेलेक्ट अ यूनिट प्रोडक्शन, तो एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ है, तो हम पहले A गिव्स E को देखते हैं। अब कहते हैं देखें सेलेक्ट अ यूनिट प्रोडक्शन से एनीथिंग, तो हमने कहा जी A गिव्स E। अब क्या था कि B की जितनी भी ऐसी प्रोडक्शन है जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, यानी एरो के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ एरो के राइट हैंड साइड पे है E, तो E की वो प्रोडक्शन जो यूनिट प्रोडक्शंस नहीं हैं उनको लिख लो साथ, ये लिख लिया हमने। A गिव्स E और E की जितनी भी प्रोडक्शन थी, यहाँ इन केस में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन थी E की, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ही लिखना पड़ा, ठीक है। अब देखें A गिव्स E एंड E गिव्स A, तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि A गिव्स स्मॉल a, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वी विल ऐड दिस प्रोडक्शन A गिव्स स्मॉल a टू CFG
यहाँ पे आ जाएगी और ए गिव्स ई रिमूव हो जाएगी जो यूनिट प्रोडक्शन थी, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें ये वाली वो प्रोडक्शन थी सबसे एंड में जो न्यू प्रोडक्शन है, और एक रिमूव हो गई है, ये ए ई रिमूव हो गई है और ए गिव्स ए ये हमारे पास आ गया। अभी भी हमारे पास मजीद 2 यूनिट प्रोडक्शन रहती हैं। अच्छा बी सी है और सी डी है, लेकिन आप देखें बी सी आगे जाके खुद सी डी में एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब बी सी रिलाई कर रहा है सी डी के रिजल्ट के ऊपर। तो पहले हम सी गिव्स डी को देख लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो हम उधर ही स्टक हो जाएंगे। तो सी गिव्स डी, तो सेलेक्ट अ यूनिट प्रोडक्शन, हमने कहा जी ठीक है, सेलेक्टेड सी गिव्स डी। अब फॉर एवरी नॉन यूनिट प्रोडक्शन ऑफ डी, तो डी की जितनी भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है, यहाँ तो है ही सिर्फ एक और है भी, तो इसको हम लिख लेंगे। तो सी गिव्स डी एंड डी गिव्स बी, तो इट मीन्स सी गिव्स बी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस प्रोडक्शन की जो नई प्रोडक्शन हमारे पास आई है, देखें ए गिव्स बी एंड बी गिव्स एक्स आई, तो प्रोडक्शन बनेगी ए गिव्स एक्स आई, ठीक है। तो इस ए गिव्स एक्स आई को सी एफ जी में इंक्लूड कर देना है। तो सी गिव्स डी, डी गिव्स बी, तो इट इम्प्लाइज दैट सी गिव्स बी, तो इसको हमने ऐड कर लेना है। और जो ओरिजिनल थी हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये सी डी रिमूव हो जाएगी और सी बी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा अभी भी मजीद हमारे पास एक यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है, तो देख लेते हैं इसको। ये एल्गोरिथम मैंने साथ साथ इसीलिए यहाँ लिखे होते हैं कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब 2 दफ़ा हमने चूँकि रन कर लिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। बी गिव्स सी, तो सी की जितनी भी प्रोडक्शन है हमारे पास वो यही है, एक ही है, सी गिव्स बी। अगर हम 2 होती तो हम दोनों लिख लेते, लेकिन यहाँ इनके एक ही है तो हम एक लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बी गिव्स स्मॉल बी, ठीक है। तो सेलेक्टेड वाली को हम रिमूव कर देंगे और बी गिव्स स्मॉल बी को हम इंक्लूड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हो गए, लेकिन अब हम ये देखेंगे यूनिट प्रोडक्शन तो रिमूव हो गए हैं, लेकिन अब क्या इसके अंदर कोई यूजलेस कैरेक्टर्स तो नहीं है, सॉरी सिंबल्स तो नहीं है। तो पहले आप देखेंगे कोई ना एस को तो देखना नहीं, डी कुछ जनरेट कर रहा है जी, डी जनरेट कर रहा है, स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स। ई जनरेट कर रहा है, ए जनरेट कर रहा है, सी बी और बी बी सब जनरेट कर रहे हैं। तो जी एवरी सिंबल इज जनरेटिंग, ठीक है। लेकिन क्या हर सिंबल रीचेबल भी है? तो देखें जी एस गिव्स ए बी, तो ए बी तो रीचेबल है। अब ए मज़ीद किसी स्टेट को सिंबल को नहीं पॉइंट करता, बी भी मज़ीद किसी को पॉइंट नहीं करता, इसका मतलब सी डी और ई तो रीचेबल ही नहीं है। अब ये रीचेबल ही नहीं है तो इनकी हो गई छुट्टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मिनिमाइज सी एफ जी है। ये स्टेप्स आपको साथ में खुद ही करने हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इन स्टेप्स को आप छोड़ देना, ये स्टेप्स आपने करने, ठीक है। ये क्यों करने हैं, उसकी वजह यह है कि जब आपसे कहा जाएगा कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें, तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद ये चीज़ कंपलसरी है, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप नल प्रोडक्शंस को रिमूव करें, तो आपने नल प्रोडक्शन को तो रिमूव करना है, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। अगर आपको कहा जाए कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में करें, तो आपको पता है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप नल प्रोडक्शंस रिमूव ना कर लें और नल प्रोडक्शंस के रिमूव के साथ आप यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव ना कर लें और उसके साथ साथ आप सिंप्लीफाई भी ना कर लें, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि एग्री बैक नॉर्मल फॉर्म के अंदर किसी ग्रामर को कन्वर्ट करें, तो आपको पिछले वाले सारे स्टेप्स करने हैं। क्यों? उसका इनपुट सी एफ जी है और सी एफ जी का इनपुट सिंप्लीफाइड यूनिट और नल प्रोडक्शन से रिमूव की हुई लैंग्वेज है। तो इसलिए ये जो है ना, हम बैक कंपेटेबल रहेंगे एक तरह से। ये हर जो पिछली चीज़ है वो हम अगले स्टेप्स के अंदर इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको फ्लो डायग्राम बताई थी लेक्चर के शुरू में, उसको रिव्यू करें तो आपको समझ आ रही है कि ये चीज़ें एक फ्लो में चल रही हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ठीक है, ये तो वही एग्जांपल है, ये तो हमने बताया था कि वो 3 स्टेप्स में जो आया था एग्जैक्टली वही रिजल्ट है, ये तो वेरीफाई कर रहे हैं हम। टास्क नंबर 3, अब इसी से रिलेटेड एक टास्क कर लें। ये तो थी एग्जांपल, अब आप टास्क खुद से करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस टास्क के अंदर उम्मीद आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए मेरे साथ कि एस
गिव्स ए गिव्स ए, बी गिव्स सी गिव्स डी और डी गिव्स बी। इसमें सिर्फ दो ही जो हैं जो पर्पल कलर में है, यही दो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है, इनको रिमूव करना है हमने बारी बारी। तो देखते हैं पहले किससे शुरू करें। अगर हम बी से शुरू करते हैं तो बी सी और फिर वो डिपेंड करता है सी डी के ऊपर, तो हम नहीं, हम पहले सी डी से शुरू करेंगे, ठीक है, इतना सेंस हमें होना चाहिए। तो सी डी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे डी, डी की जितनी प्रोडक्शन है सबको हम लिखेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट आता है सी गिव्स बी, ठीक है। तो सी डी को रिमूव करके सी गिव्स बी को इंक्लूड कर देंगे। जहाँ तक बारी आ गई बी सी की, तो हमें पता है कि बी सी है तो सी के राइट हैंड साइड, सॉरी इसका राइट हैंड है सी, तो सी की जितनी प्रोडक्शन है वो हम लिख लेंगे। ए की थी तो ए की लिखी, हमारे पास इन दोनों को मिला के बन जाएगा बी गिव्स स्मॉल बी, ठीक है। तो हम बी सी को रिमूव करके बी और स्मॉल बी को इंक्लूड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट प्रोडक्शन रिमूव की हुई ग्रामर। अब इसमें देखें हर स्ट्रिंग जनरेटिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी डी और सी रीचेबल नहीं है। जब डी और सी रीचेबल नहीं है तो उनको हम रिमूव कर देंगे और हमारे पास मिनिमाइज्ड सी एफ जी आ जाएगी। देखिए बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस चाहिए और तवज्जो चाहिए। अब आ जाते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। खुद से करो भाई सॉल्व इसको, ठीक है, उसके बाद मेरे रिजल्ट के साथ कंपेयर करो। एग्जाम में टाइम थोड़ा रह गया तो बाद में आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेक्चर के साथ साथ ही कॉपी पेंसिल लेके बैठे, रिवाइज करें। दोबारा से रिवाइज करने की इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत मेहनत की है स्लाइड्स के ऊपर, तकरीबन 120 स्लाइड्स हैं और ये मैं चाहता तो एक एक पेज पे एक टास्क भी कर सकता था, लेकिन मैंने एक टास्क को 5-5, 6-6, 7-7 स्लाइड्स के ऊपर जो है वो रखा है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितने आसान आपके लिए हो सकता है मैं कर दूँ। तो कोशिश करो इससे फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो यूनिट प्रोडक्शन है, एस गिव्स वाई और एक्स गिव्स एस। तो पहले हम देख लेते हैं एस गिव्स वाई को। तो देखिए सेलेक्ट अ यूनिट प्रोडक्शन हमने सेलेक्ट कर ली, एस गिव्स वाई। अब फॉर एवरी नॉन यूनिट प्रोडक्शन ऑफ दिस राइट हैंड साइड यानी दिस वाई, अब वाई के यहाँ यूनिट प्रोडक्शन दो हैं तो हम दोनों लिखेंगे। पहले एक था तो ये पहला केस था जहाँ हमारे पास दो आ रहे हैं। जब दो आ रहे हैं तो हमारे पास अगली प्रोडक्शन भी दो ही बनेगी, ठीक है। क्यों? S gives y and y gives yb and y also gives b, so it means S will give you both yb and b। तो आप दोनों को इंक्लूड करेंगे, sy को रिमूव कर देंगे और एट द एंड syb और s gives b को आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये syb यहाँ इंक्लूड हो गया और s यहाँ इंक्लूड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास रह गई ये एक x gives s, ठीक है। तो S की जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी वो आपने लिख ली होंगी। तो S की प्रोडक्शन है 3, तो इसका मतलब नई प्रोडक्शंस भी 3 ही बनेंगी। X गिव्स AX, YB एंड B, तो इन तीनों को हम इंक्लूड कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये बहुत हो जाएगी, तो हमने इसको ख़त्म करके बाकी तीनों इंक्लूड कर दिया। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब क्या इनमें से हर स्ट्रिंग कुछ जनरेट कर रहा है, सॉरी हर वेरिएबल? तो S तो जनरेट कर रहा है, उसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। Y जनरेट कर रहा है, X भी एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, तो सारे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी सिंबल इज जनरेटिंग। लेकिन क्या हर कोई एक्सेसिबल भी है? तो आप देखें कि AX, तो S से X भी एक्सेसिबल है, S से Y भी एक्सेसिबल है, तो हमारे पास X Y के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एवरी सिंबल इज रीचेबल, सो इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमाइज सी एफ जी। इसमें मजीद कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं थी, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास। चलिए अब आ रहे थे टास्क नंबर 5 की तरफ। चलें, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, इजी सी एग्जांपल है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है आपके पास जिसको आपने रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन है। तो लेकिन इसके राइट हैंड साइड जो है वो बी है और बी की प्रोडक्शन है 3, तो तीनों लिख लेंगे। तो मतलब ए एक्सपेंड होके ए बी में भी एक्सपेंड हो सकता है, बी में भी और 2 बीज में भी, ठीक है। तो ए और बी जो यूनिट प्रोडक्शन इसको हम रिमूव कर देंगे और उससे पहले हम ये तीनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हर कोई कुछ जनरेट कर रहा है। जी बी की ये एंकर कंडीशन मौजूद है, जी बी किसी ना किसी टर्मिनल पे ख़त्म हो सकता है, ए भी ख़त्म हो सकता है। तो एवरी सिंबल इज़ अ जनरेटिंग वन। लेकिन क्या वो रीचेबल भी है कि नहीं,
देखें एस से ए रीच हो सकता है और ए से बी रीच हो सकता है, तो एवरी सिंबल इज रीचेबल, सो दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमाइज सी एफ। देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नल प्रोडक्शंस। अब याद रखिएगा कि नल प्रोडक्शंस के क्वेश्चन के अंदर नल प्रोडक्शन तो रिमूव करने हैं, यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव करने हैं और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये याद रखिएगा तीनों काम करने हैं आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं। अ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ नल प्रोडक्शन इफ इट इज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, के लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास समेशन नॉन टर्मिनल ही होता है, राइट साइड पे सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, नल। ये होता है हमारे पास नल प्रोडक्शंस, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है नलेबल प्रोडक्शंस, वो और चीज़ है। नल प्रोडक्शंस और नलेबल प्रोडक्शन में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, एस इम्प्लाइज ए एंड ए विल गिव यू नल स्ट्रिंग। तो देखें नल प्रोडक्शन कौन सी है? ये वाली। लेकिन एस वाली नल प्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन नलेबल प्रोडक्शन है, बिकॉज इट कैन गिव यू द रिजल्ट नल। एस इम्प्लाइज ए और ए इम्प्लाइज empty string, तो it means S will give you null string after some derivations, ठीक है। तो A तो null प्रोडक्शन है और S nullable प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखें कि नल प्रोडक्शन को रिमूव हम कब करेंगे? जब नल स्ट्रिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा। अगर नल स्ट्रिंग लैंग्वेज का हिस्सा है तो फिर अगर आप नल प्रोडक्शन को हटा देते हैं तो कोई और तरीका नहीं है नल स्ट्रिंग को डिराइव करने का, तो आपकी लैंग्वेज से नल स्ट्रिंग हट जाएगा। या तो आप कह देंगे जी नल स्ट्रिंग के अलावा बाकी सब लैंग्वेज जो है वो जनरेट कर रही है, तो एक वर्ड नहीं कर रही, चलो इसके अलावा करने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं लैंग्वेज बिल्कुल चेंज ना हो, तो ये याद रखिएगा कि नल स्ट्रिंग्स को आप उस वक्त अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और उस वक्त आपने इसको अवॉइड करना है जब आप की लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग नहीं होगा। अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो रहा, लेकिन किसी प्रोडक्शन ऐसी है जो नल प्रोडक्शन है, तो याद रखिए उसके बगैर हमारा काम चलेगा और हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आ जाते हैं रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस, ठीक है। तरीका क्या है? ये 4 तरीके हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, इनको करना है। तो सपोज कोई एक नल प्रोडक्शन है, ए गिव्स एम्प्टी, तो इफ इट्स ए नल प्रोडक्शन देन सेलेक्ट ऑल द प्रोडक्शन रूल्स वेयर राइट हैंड साइड कंटेन्स ए। अगर कोई नल प्रोडक्शन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल है, उस सिंबल को बाकी सारी प्रोडक्शन रूल्स के राइट हैंड साइड पे तलाश करें। अब ये जो सारे प्रोडक्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं जिनके राइट हैंड साइड पे ये सिंबल है जो नल प्रोडक्शन के लेफ्ट में है, उन अब देखें ए कैन बी नल, तो उनकी वो जहां जहां ए है उसको रिमूव करते जाएं, ठीक है, बारी बारी। तो आपके पास नए रूल्स बनते जाएंगे, वो नए रूल्स लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड करें, इस नल प्रोडक्शन को रिमूव करें, और यही 3 स्टेप्स बाकी सारी नल प्रोडक्शंस के लिए भी करते जाएं। एल्गोरिथम रिटर्न फॉर्म में इतना समझ नहीं आता, एग्जांपल में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आप देखेंगे कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये एक छोटी सी ग्रामर है, तीनों रूल्स मैंने ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक दफ़ा सिमुलेट करूँगा तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। एस गिव्स यू ए एंड कैपिटल ए, और ए गिव्स यू एम्प्टी, और ए कैन गिव यू बी। तो अब हम कहते हैं कि जी इसके बगैर भी काम हमारा चल सकता था। हम कहते हैं जी ठीक है, कैसे चल सकता था? पहले देखें ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि एस हमेशा एक ए तो कम से कम ज़रूर जनरेट करेगा, उसके बाद ये एम्प्टी हो सकता है। तो एस यानी स्टार्टिंग सिंबल नलेबल नहीं है, तो इसका मतलब नल स्ट्रिंग इसकी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नल प्रोडक्शन है। अब हमने वो देखना है वो सारी प्रोडक्शन। इफ़ ए गिव्स नल इज अ नल प्रोडक्शन देन सेलेक्ट ऑल प्रोडक्शन रूल्स वेयर राइट हैंड साइड कंटेन्स ए। तो राइट हैंड साइड में ए कहाँ कहाँ है? यहाँ है, और कहीं में नहीं। अगर 2 होते हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ एक ही। अब कहते हैं इस रूल के अंदर जहाँ ए है वहाँ से ए रिमूव कर दो, तो बाकी क्या बचेगा? सिंपल ए। तो एस गिव्स ए, ये एक नया रूल होगा जो ग्रामर में ऐड हो गया है, क्योंकि ए एम्प्टी हो सकता है। तो अगर ए एम्प्टी कंसिडर कर लें तो इसका मतलब एस
सिर्फ ए भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक नया रूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस नल प्रोडक्शन को रिमूव कर दें स्टेप नंबर 3 में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखें ये प्रोडक्शन थी, इसके अंदर से ए रिमूव करना है तो ये एस इम्प्लाइज ए आ जाएगा, और इसको हम इंक्लूड कर देंगे और बाकी को रिमूव कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आसान आसान सी चीज़ है। अब हमने ये देखना है इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ऐसा कोई सिंबल तो नहीं है जो कुछ जनरेट नहीं कर रहा, भाई ए भी जनरेट कर रहा है, बी भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। एवरी सिंबल इज जनरेटिंग। अच्छा, कोई ऐसा सिंबल तो नहीं है जो रीचेबल नहीं है, भाई एस तो खुद स्टार्टिंग सिंबल है, तो दोनों एस की तो फिक्र नहीं करनी, ए रह गया तो पहली प्रोडक्शन से आप ए को अप्रोच करते हैं। एवरी सिंबल इज रीचेबल, तो इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमाइज CFG। इसमें मजीद आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप बड़ा इजी सा टॉपिक चल रहा है और बड़े मज़े मज़े के टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक्स हैं नहीं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ आएगी वो आगे आ रही है, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले जितना फ्रेश हो सकते हैं हो लो भाई, ठीक है। ये आ गया टास्क नंबर 6। यहाँ देखें कितनी नल प्रोडक्शंस हैं, एक, ओनली एंड ओनली वन। एक्स गिव्स यू एम्प्टी। हम इसको देख लेते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं। तो एक्स गिव्स यू एम्प्टी, हाँ, तो ठीक है। इफ there is a null production, then select all those production rules where right hand side contains the left hand side of this null production। तो वो सारे रूल्स को देखना है जहाँ के राइट हैंड साइड पे x आएगा, तो राइट हैंड साइड पे x यहाँ पे आ रहा है, तो इन्हीं दोनों रूल्स को हमने लिख लेना है। अब क्या करना है, फॉर ऑल दी सेलेक्टेड प्रोडक्शन रूल्स रिमूव द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नल प्रोडक्शन वन बाय वन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x था, तो यहाँ से रिमूव किया तो a आ जाएगा, यहाँ से किया तो सिर्फ b आ जाएगा। ये नए रूल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू रूल्स इन CFG, ये ऐड करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे जो हमारे पास सेलेक्टेड नल प्रोडक्शन थी, तो हमारे पास ये ग्रामर आ गई। कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। हर सिंबल हमारे पास जनरेटिंग है और हर सिंबल रीचेबल भी है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड CFG, बहुत ईजी, ठीक है। अब आ जाते हैं इस टॉपिक की आखिरी टास्क की तरफ, ठीक है। इसके बाद इंशाअल्लाह आपको इसमें तो काफ़ी महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ टास्क का मकसद असल में ये होता है कि मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हर टास्क आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। अब देखें इसके अंदर दो नल प्रोडक्शन हैं, B गिव्स यू एम्प्टी एंड C आल्सो गिव्स यू एम्प्टी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि B गिव्स एम्प्टी को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड किन किन प्रोडक्शंस की ऐसी है जहाँ पे B मौजूद है, तो ये दो प्रोडक्शंस हैं। इनमें से अगर हम B को एम्प्टी कर देते हैं, यानी B को अगर हम B की जगह एम्प्टी पुट कर दें तो क्या रह जाएगा, यानी B को रिमूव कर दें दूसरे अल्फाज में, ये रह जाएंगे। तो इन दो को हम इंक्लूड कर देंगे और इसको हम ख़त्म कर देंगे, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब हमारे पास कौन सी रह गई नल प्रोडक्शन, ये। तो हम देखते हैं किन किन के राइट हैंड साइड पे C है, तो वो दो तो ये हैं और एक और है नीचे। तो पहले इन दो को देखते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर आप C को एम्प्टी करते हैं तो क्या बचता है, ये बचता है, ठीक है। और जो आखिर में एक बनी थी, यहाँ भी C मौजूद है। तो और मज़े की बात ये चौथा मुझसे मिस हो गया, यहाँ भी मौजूद है C, ठीक है ना। तो इस नल प्रोडक्शन को हम रिमूव कर रहे हैं, तो C की जगह हम एम्प्टी पुट कर देते हैं, यानी C को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास ये दो बन गई प्रोडक्शन। अब हमने करना क्या है, इन चारों रूल्स को इंक्लूड करना है, इसको ख़त्म करना है। लेकिन मज़े की बात ये, एक नल प्रोडक्शन को रिमूव करते करते एक नई नल प्रोडक्शन बन गई, कोई इशू नहीं। अब हम इसको रिमूव करेंगे, तो बस क्वेश्चन में अंदर ऐसा होता है। और ये 3-3 4-4 वाली सिचुएशन और एक नई नल प्रोडक्शन वाली सिचुएशन, ये एक नई सिचुएशन थी, इसीलिए इसको एग्जाम्पल में शामिल किया, आपको टास्क में दिया, ताकि मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन जिस तरह के हो सकते हैं आपको समझ में आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप उस वक्त जो है परेशान ना हो, ठीक है ना। ये असल में आप लोगों की हेल्प है एक तरह से। अब ए एम्प्टी है, तो अब जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड पे ए है वो कौन सी प्रोडक्शन है जी, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, चौथी ये है, 4 प्रोडक्शन है। हर एक में से एक को रिमूव करेंगे तो आपके पास ए के बगैर ये 4 प्रोडक्शंस बन जाएंगी। तो और ये 4 प्रोडक्शंस, ये असल में 4 हैं, 1 2 और है ना, तो ये 2 होती हैं और 2 ये हैं, 4 हैं। तो इन चारों को इंक्लूड करेंगे और इस एम्प्टी को रिमूव कर देंगे, तो आपके पास ग्रामर आ जाएगी। अब इसके अंदर देखें कोई यूनिट प्रोडक्शन है कि नहीं, तो भाई 3 यूनिट प्रोडक्शंस हैं, ये वाली। ओ काम लंबा हो गया भाई, ठीक है।
तो एक इस एग्जांपल ने आपको एक ये भी सिखाया कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि यूनिट प्रोडक्शन नहीं होंगे, कभी यूनिट प्रोडक्शन आ भी जाएंगे तो उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अब एल्गोरिथम हमने कौन सा फिट कर दिया जो कि यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने को। पहले हम देखते हैं ए बी को। ठीक है, और ए बी को अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि बी की जितनी प्रोडक्शन है सारी की सारी लिखें, वो बी की प्रोडक्शन ए की है। देखें बी की प्रोडक्शन यहाँ ए की है हमारे पास, तो इट इम्प्लाइज ए बी। तो ए और कैपिटल बी को ख़त्म करके ए गिव्स स्मॉल बी को इंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, ये एक तो रिमूव हो गई। दूसरी आ गई सी डी। अब डी की प्रोडक्शन कौन सी है, सिर्फ ए की है। ठीक है, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा सी इम्प्लाइज स्मॉल डी। तो यूनिट प्रोडक्शन को ख़त्म करके हम इसको इंक्लूड करें, ए सी रह गया। ठीक है, तो ए सी और सी वाली प्रोडक्शन भी सिर्फ ए की है, तो इट गिव्स यू ए डी। तो हम ए डी को इंक्लूड कर देंगे और ए सी को ख़त्म कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब देखें क्या सब जनरेटिंग है भाई, ए भी जनरेटिंग है, बी भी जनरेटिंग है, सी भी जनरेटिंग है, डी भी जनरेटिंग है, एवरी सिंबल इज जनरेटिंग। जनरेटिंग का मतलब क्या है भाई, अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो पीछे जाओ लेक्चर में जाके उसको इसी लेक्चर में पीछे रिवाइंड करके देख लो कि जनरेटिंग का क्या मतलब है। ठीक है ना, और रीचेबल है क्या नहीं, तो देखिए जी शुरू में ए बी सी सब रीचेबल हैं। ठीक है, ए बी सी सब रीचेबल है, लेकिन मसला है कि डी कहीं नज़र नहीं आ रहा राइट हैंड साइड का, मतलब डी को कभी अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो डी इज़ नॉट रीचेबल। तो जब डी ने काम ही नहीं आना तो उसको खाम खा इंक्लूड क्यों करें, हटाओ। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड सी एफ जी। ठीक है ना, आप उसको किसी भी फॉर्म में बाकी उसको आप लिख सकते हैं कंबाइन करते, इस तरह ये दो ऊपर वाली दो इनको कंबाइन करके 4 और ये 4 इकट्ठे, तो 8 इकट्ठे और के सिंबल के साथ आप लिख सकते हो, इस पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये इकट्ठा मैंने लिख दिया। ठीक है, एस के जितने भी 8 प्रोडक्शन थी और ए की जो 3 प्रोडक्शन थी, बी की 1 और सी की 1 थी, वो सारी की सारी मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं टास्क नंबर 8। मैं समझा आखिरी टास्क है, लेकिन एक टास्क मज़ीद है, तो शायद ये भी हमें कुछ नया सिखाए। ठीक है, या चलो कुछ नहीं तो रिवीजन ही हो जाएगी। तो एस एम्प्लाइज ए बी ए सी, हाँ जी बिल्कुल एक नई चीज़ सिखा रहा है ये। ठीक है, वो नई चीज़ क्या सिखा रहा है अभी आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब इसमें देखें पहले किस प्रोडक्शन को लें, इसको ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड पे किस किस की ए है, इन 2 प्रोडक्शन। अब इसमें हमने ए को ख़त्म करना, यहाँ तो काम इजी है कि आप इस ए को ख़त्म करेंगे तो ए इम्प्लाइज ए आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे भाई, यहाँ इस ए को ख़त्म करेंगे, हो सकता है दूसरा ए एक्सपेंड हो रहा हो और ये वाला ए एम्प्टी हो, तो ये बी ए सी बन जाएगा। और हो सकता है कि ये वाला ए एम्प्टी हो तो ये ए बी सी बन जाएगा, हो सकता है दोनों एम्प्टी हो तो फिर वो बी सी बन जाएगा। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, तो यही चीज़ सिखाने के लिए ये एग्जाम्पल इंक्लूड की गई है। ठीक है ना, तो ये अच्छा, ये एग्जांपल आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, तो ये मैंने किसी और बुक से ली है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये बड़ा मुश्किल अंदाज में ये टॉपिक समझाया गया है। ये पूरे का पूरा चैप्टर आपकी बुक में इंतहाई मुश्किल करके समझाया गया। तो पिछली दफ़ा मैंने उसी तरह पढ़ाया था, लेकिन इस दफ़ा मुझे सारी स्लाइड्स नए सिरे से बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे एक और बुक में ये बहुत आसान मिल गया उसकी निस्बत, और आपकी बुक में चूँकि ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म भी नहीं थी और दूसरी बुक से मुझे ये मिल गई, तो इस वजह से आपकी बुक आप रीडिंग करना चाहें तो उसको कर लें, लेकिन यह है कि उसमें मुश्किल है। ठीक है ना, तो जो मैं आपको स्लाइड्स में समझा रहा हूँ ये काफ़ी आसान करके मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये एग्जांपल्स भी आपकी बुक की नहीं है, ये किसी दूसरी बुक से मैंने ली हुई हैं। ठीक है ना, अच्छा, और बुक मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। बुक है वो इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटेशन, और ये कोई इंडियन राइटर है, ये तो मुझसे नाम भी नहीं इसका पढ़ा जा रहा, श्यामलेंदु कंदर, बस जो भी है मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, या लिंक ने ये असल में मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिली नहीं तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता। फ्री में ये बुक पीडीएफ में मिल नहीं रही मुझे। ठीक है ना, बहरहाल ऑन डिमांड मैं इसका नाम शेयर कर दूंगा, इस बुक का जो टाइटल पेज है उसका स्नैपशॉट। तो वो एक अच्छी बुक है, मेरे पास जो है वो पढ़ी हुई थी, तो वो आज काम आ गई आप लोगों के। ठीक है ना, नहीं तो आपको बड़ा मुश्किल अंदाज से मैं समझाना पड़ता, मैं तो समझ जाता लेकिन हाँ आप लोगों को उस चीज़ को समझने में काफ़ी मसला होता। अच्छा, बहरहाल इसको ख़त्म करके हम ये 4 प्रोडक्शंस को इंक्लूड कर देंगे। अब आ जाएगी बी इम्प्लाइज एम्प्टी, तो जहाँ जहाँ आपके पास बी है तो ये टोटल तकरीबन 5 प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 4 एस वाली हैं
और एक जो है बी वाली है, तो पहले इनको देख लें। इन सब में से बी ख़त्म करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, और इसमें से बी ख़त्म करने के बाद ये आ जाता है। तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ होंगे कि देखें ये 1 2 3 4 थे भाई, यहाँ से बी ख़त्म किया तो क्या आया, ए सी, यहाँ से बी ख़त्म किया तो सी आ गया, यहाँ से बी ख़त्म किया तो ए सी आ गया, यहाँ से बी ख़त्म करें तो ए सी ही आ रहा था, इसलिए 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 1 दफ़ा लिखा है। तो टोटल 1 2 3 4 प्रोडक्शन असल में आप ऐड करेंगे, वो आपने यहाँ पे ऐड कर ली और आपका काम हो गया। अब देखें यहाँ पे एक यूनिट प्रोडक्शन है, वो ये है, इसको आपने रिमूव करना है, और आपको रिमूव करने का एल्गोरिथम आता है, ठीक है। कि आप देखेंगे इसके राइट हैंड साइड पे सी है, तो सी की जितनी प्रोडक्शन हैं वो एक ही है, तो एस इम्प्लाइज सी, स्मॉल सी, इसको इंक्लूड करेंगे और इसको आप रिमूव कर देंगे, आपका काम हो गया। एवरी सिंबल इज़ जनरेटिंग, और शुरू ही में देखें एवरी सिंबल इज़ अप्रोचेबल और रीचेबल, ठीक है। पहले वाले में ए बी सी शुरू से ही सब की तरफ अप्रोच हो रही है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड मिनिमाइज्ड CFG, ठीक है। ये था वो बेसिक तारुफ, इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये था बेसिक तारुफ आपको। अच्छा, एक और एग्जांपल भी इंक्लूड, मैं स्लाइड बनाते हुए मुझे नहीं पता चला कितनी एग्जांपल इसने इंक्लूड कर दी है। वेल, नौवीं एग्जांपल, let the CFG, S implies AS, S implies A gives you empty and A gives you A and capital A, सही है जी। तो देखते हैं, ये नल प्रोडक्शन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे A है, तो जिसके राइट हैंड साइड पे A है वो दोनों प्रोडक्शंस हम लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग किसका हिस्सा है, एम्प्टी स्ट्रिंग हिस्सा है उसका लैंग्वेज का, क्योंकि S नलेबल है। क्यों? S gives you A and A gives you empty, it means S will give you empty। तो इस वजह से here as S is nullable, so empty is the part of the language generated by CFG, will not remove this null production। हम आगे चले जाएंगे, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है कि है, एक है, बिल्कुल है, तो उसको रिमूव करेंगे हम, S gives you A, ठीक है ना। तो उस A को हम देखेंगे कि इस A की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस A की जगह हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ A है, वो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ शायद हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। S gives you A, ठीक है। तो हर वो प्रोडक्शन देखनी है जो नॉन यूनिट प्रोडक्शन हो, तो वो 2 प्रोडक्शन थी। जिस तरह A gives you this है तो ये भी था, A gives you A, ये, ठीक है। तो इससे हमारे पास S gives you empty भी आ रहा है, और S gives you A भी आ रहा है, ठीक है। तो S gives you A, ये भी आ रहा है, तो आपको S gives you A भी लिखना था। और दफ़ा जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ मसला हो जाता है, तो नॉर्मल है ये, ठीक है। S gives you A। तो एवरी सिंबल इज़ जनरेटिंग समथिंग, A एम्प्टी जनरेट कर रहा है, तो इट मीन इट्स जनरेटिंग समथिंग। और लेकिन A रीचेबल नहीं है, यानी A अब रीचेबल है, क्योंकि पहले ये इंक्लूड मैंने नहीं किया था, तो A इज़ रीचेबल, ठीक है। जब वो रीचेबल है तो हम अगले का स्टेप नहीं करेंगे, याद रखिए कि यहीं पे आंसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे का स्टेप आप नहीं कीजिएगा, मैंने A को रिमूव किया, A को रिमूव ना कीजिएगा आप, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप नहीं कीजिएगा, इसको मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। एक छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है, ये उसकी वजह ये है, ठीक है ना, इतना बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब देखें, हम बढ़ते आज के सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF। अब CNF is set, a CFG is said to be in CNF if all the productions of the grammar are in one of the 2 following formats। देखें, लेफ्ट साइड पे तो नॉन टर्मिनल ही रहेगा, राइट साइड पे या एक सिंगल टर्मिनल हो या 2 नॉन टर्मिनल हो, बस 2 वेरिएबल्स हो राइट साइड पे, या एक टर्मिनल हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। ऐसी ग्रामर को हम कहते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं?
देखें, आपको मैंने पहले बताया था कि सिंप्लीफाइड ग्रामर इनपुट है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए, ठीक है। तो अगर आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में किसी ग्रामर को कन्वर्ट करना है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सी एच, जिसके अंदर आप नल प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को और यूजलेस प्रोडक्शन को, जिसमें नॉन जनरेटिंग भी होती हैं और नॉन रीचेबल भी होती हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 कि यू विल एक स्टेप है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा रिस्ट्रिक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि राइट हैंड साइड के ऊपर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितने भी टर्मिनल्स होंगे उनको एक नए वेरिएबल्स के साथ, और उस नए वेरिएबल की प्रोडक्शन आप ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द टर्मिनल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंथ 2 और मोर एंड ऐड न्यू रूल्स। क्योंकि देखें, जिसमें एक टर्मिनल है वो तो वैसे ही लैंग्वेज का हिस्सा है, उसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें आपके पास लेंथ और जहाँ 2 वेरिएबल्स हैं वहाँ भी कुछ नहीं है, जो इनके अलावा हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा की लेंथ है और उसमें कोई ना कोई टर्मिनल भी मौजूद है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द टर्मिनल्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ लेंथ 2, ऐसे प्रोडक्शन रूल्स जिनके राइट हैंड साइड की लेंथ 2 है या उनसे ज़्यादा है, और उनमें से कोई एक जो अल्फ़ाबेट है वो आपका टर्मिनल है, तो आप उस टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट करना है किसी वेरिएबल से और नए रूल्स ऐड करने हैं। वो कैसे करने हैं इंशाल्लाह ताला मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान सी चीज़ है ये इंशाल्लाह ताला। तीसरी चीज़, रिस्ट्रिक्शन ऑफ RHS। अब देखिए, राइट हैंड साइड पे जब आप स्टेप नंबर 2 करेंगे तो राइट हैंड साइड पे या एक टर्मिनल होगा या 2 या 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स होंगे। लेकिन हमें पता चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम 2 से ज़्यादा टर्मिनल्स भी नॉन टर्मिनल्स भी नहीं रख सकते। तो जब ऐसी बात है तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई राइट हैंड साइड पे वेरिएबल सिर्फ 2 ही रहें। वो कैसे करेंगे वो भी आपके सामने भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखे होते हैं स्टेप्स, मेरी आदत यही है कि मैं पिछले स्टेप्स को साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है ना। तो S गिव्स यू BA, S गिव्स यू AB, S गिव्स यू BAA, ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ पहले से ही चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये है और ये है, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक बात, अच्छा पहले हम देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलिमिनेट नल प्रोडक्शन, कोई नल प्रोडक्शन है ही नहीं। एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन, कोई यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं। यूजलेस प्रोडक्शन में हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो ये कि जनरेटिंग है कि नहीं, A भी जनरेट कर रहा है और B भी जनरेट कर रहा है, वैसे भी वो टिक हुए हैं, ठीक है। कोई रीचेबल है क्या नहीं, तो देखें S से A भी रीच हो रहा है और B भी रीच हो रहा है, तो एवरी वन इज़ रीचेबल। तो ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन स्टेप में। सब्स्टिट्यूशन में अपने क्या करना है, देखो जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं राइट हैंड साइड पे, ऐसे देखिए इन 2 के अलावा, ये 2 तो पहले से ही CNF फॉर्म में हैं, CNF के 2 फॉर्मेट्स में से एक फॉर्मेट में है। बाकी सब के साथ आपने ये करना है, उनकी लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा है और वहाँ पे एक नॉन टर्मिनल भी मौजूद है कम से कम। तो जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं यहाँ पे A और B, इनको आपने रिप्लेस करना है ऐसे वेरिएबल्स के साथ जिन वेरिएबल्स के नए रूल्स होंगे। जैसे आप कहेंगे कि जहाँ भी B आएगा तो इनफैक्ट उसको मैं C से यहाँ पे चेंज करूँगा, तो C इम्प्लाइज B और D इम्प्लाइज A। अब चूँकि आपने कहा कि C का मतलब B होगा और D विल गिव यू A, तो जहाँ जहाँ B है और जहाँ वहाँ C कैपिटल C कर देंगे, और जहाँ जहाँ आपके पास A है वहाँ आप कैपिटल D कर देंगे इन जगहों के ऊपर जो अंडरलाइंड है। तो आपने ये चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब देखें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या है, या तो राइट साइड पे एक टर्मिनल हो, वो है इन 2 रेड वालों में, या राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो, 2 से ज़्यादा भी ना हो, सिर्फ 2 हो, एक भी ना हो, 2 हो, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन तो हो नहीं सकती, तो 2 होने चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस के बाद अब है रिस्ट्रिक्शन वाला प्रोसेस। अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। देखें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी क्योंकि 2 हैं राइट हैंड साइड पे, ये भी और ये भी। मसला सिर्फ इन 2 का है क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ भी 3 हैं। इन 2 प्रोडक्शंस को, और ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है और ये भी, इन 2 को हम करेंगे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन वाला स्टेप है। उसके लिए आप क्या करेंगे, नए रूल्स को ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। नए रूल्स को कैसे ऐड करेंगे कि आप कहेंगे जी ये 2A जो है इसकी जगह मैं E पुट कर देता हूँ और इन 2 B's की जगह मैं F पुट कर देता हूँ। तो E विल गिव यू 2 A's एंड F विल गिव यू 2 B's।
तो आप इन की जगहों पे ये पुट कर दीजिए। तो अल्टीमेटली ये सी ई विल गिव यू सी ए ए एंड डी एफ विल गिव यू एफ बी बी, लेकिन अब ये सारे के सारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सी एन एफ। आप उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, कंबाइन करके, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो ये भी इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पहले वाले 3 स्टेप तो आपने बेसिक किए हुए हैं, बाकी दोनों स्टेप तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक टास्क कर लेते हैं, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग टास्क कर रहे हैं खुद से, ठीक है ना, मैं ये अकेला नहीं लगा हुआ। अच्छा जी, एस विल गिव यू ए बी, ए विल गिव यू 2 स्मॉल एज एंड 1 स्मॉल बी, बी विल गिव यू 1 कैपिटल ए एंड 1 स्मॉल सी। अब हम इनको देख लेते हैं कि कोई नल प्रोडक्शन है, नहीं है जी। यूनिट प्रोडक्शन है, नहीं है जी। कोई यूजलेस है कि नहीं, भाई हर कोई जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लेते हैं। भाई ए जनरेट कर रहा है ए बी, तो बिल्कुल ए तो जनरेट कर रहा है भाई, और बी ए सी को जनरेट कर रहा है, और ए जनरेट कर रहा है ए बी, तो बी मतलब ए बी सी जनरेट कर सकता है। तो सारी, और हर कोई एक्सेसिबल भी है, तो एवरीथिंग इज़ सारी के सारा क्राइटेरिया स्टेप 1 का पूरा है। तो ये ग्रामर पहले से ही सिंप्लीफाइड है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास ए बी और सी 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों के लिए आपने कोई ना कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और इन्हीं वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप हो गया। अब रिस्ट्रिक्ट करना है, देखें ये तो पहले ही चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी और ये भी, इन दो का मसला है। इन दो को जैसे पहले हैंडल किया था अब भी हैंडल कर लेंगे। कैसे हैंडल कर लेंगे जी, नए रूल्स ऐड करेंगे। हम कहते हैं जी बी सी को आप एफ़ के ज़रिए, यानी एफ़, अगर आप बी सी की जगह एफ़ लिख दें और सी सी की जगह जी लिख दें इन जगहों पे, तो आप कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो जी को डिफ़ाइन कर सकते हैं सी डी भी, तो आपको फिर पहले वाले सी को रखना होगा। तो ये अभी तो हमने इसको जी डी कर रहे हैं, आप इसको सी जी भी कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेशन जिस तरह है उसके मुताबिक हो सकता है। तो आप पहले दो को भी और आखिरी दो किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं, बस होने एडजेसेंट चाहिए, वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। आप उसको रिप्लेस कर देंगे। अब आपके पास ये पूरी की पूरी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गई है, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्रामर, ठीक है। इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। टास्क नंबर 11, लेट द सी एफ जी बी दिस। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए एक छोटी सी ग्रामर है। इसका वास्ता हमारा एक दफ़ा पहले भी इससे पढ़ चुका है, जब हमने ग्रामर्स को शुरू किया था और उसमें एम्बिग्विटीज़ को देखा था, मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स ट्री बन रहे थे, ठीक है। बहरहाल हमारा काम है उसको फ़िलहाल सिंप्लीफाई करना। कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और एक ही चूँकि सिंबल है तो कोई यूज़लेस भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो सारी की सारी कंडीशंस पूरी हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल्स हैं। ये 2 टर्मिनल्स हैं, इन दोनों को प्लस को पी से और स्टार वाले यानी मल्टीप्लाई वाले सिंबल को एम से मैंने रिप्लेस किया है। ये आपकी मर्ज़ी, अब जिससे मर्ज़ी रिप्लेस कर दें। यहाँ पे इनकी जगह पी और एम लग जाएगा, ये नई बन जाएंगी। लेकिन चूँकि अब हमने करना है इनको रिस्ट्रिक्ट, तो आप किसी तरीके से भी उसको कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएशन ये की है कि मैं डी ई एफ ए बी सी के बजाय C1 C2 से रिप्लेस कर रहा हूँ ई पी और ई एम को। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर कहीं आप इस जगह पे ऐसा देखें तो इस पर परेशान नहीं हो। और ये मैंने ख़ास वजह से किया है, उसकी वजह यह है कि इस तरह के सबस्क्रिप्ट फॉर्म में अगले टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, तो आपको पहले से ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ कि ऐसे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में भी आप किसी वेरिएबल को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड CNF, ठीक है। हमने इकट्ठा करके उसको लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, तो बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ एग्जांपल्स में, कुछ किसी और फॉर्म में। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक के अंदर भी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर रहे हैं, और बुक के अंदर आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के हैं। वो बुक की एक्सरसाइज देख लें, बड़ी फ़ायदेमंद है। और बुक के अंदर आपकी जो है, चाहे बुक में मुश्किल लिखा हुआ है लेकिन वो टॉपिक मुश्किल लिखा है ना, क्वेश्चन में तो आपको कोई ग्रामर दी हुई है, तो उस ग्रामर को तो आप अपने तरीके से कन्वर्ट करें, जैसा आपको मैंने सिखाया स्लाइड्स में। तो क्वेश्चन बड़े तैयार उसमें बने हुए हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के भी। हाँ, जिसके क्वेश्चन नहीं हैं वो जो अगली वाली फॉर्म है उसके नहीं है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इजी टॉपिक है उसका। तो ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, ठीक है।
और वैसे आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगा। इसके आप अगर आप यूट्यूब में सर्च करें वहाँ भी मिल जाएगा, विकीपीडिया पे मिल जाएगा, वैसे गूगल में, वैसे आपको इसकी स्लाइड्स PDF बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की मिल जाएंगी। लेकिन मुझे ये इंडियन राइटर है तो इसकी जो है ना बहुत समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इसने एक दो जगह पे आके उसको बड़ा कम्प्लेक्स कर दिया है चीज़ों को, जो चीज़ें बड़ी आसानी से समझाए से इसने भी कुछ तरीके से मुश्किल कर दी हैं, लेकिन फिर मैंने उसको यह किया कि जितना आसान मैं कर सकता था आपके लिए मैंने किया है, ठीक है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा लें। तो ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, a CFG is said to be in Greback normal form if all the production of the grammar are in the following format। वो क्या जी, लेफ्ट हैंड साइड पे तो नॉन टर्मिनल ही रहता है, वो तो कोई मसला नहीं है। राइट साइड पे एक सिंगल टर्मिनल होना तो ज़रूरी है, उसके बाद कोई वेरिएबल है कि नहीं हमें कोई गरज नहीं है, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ एक सिंगल टर्मिनल होगा और कोई वेरिएबल नहीं होगा, या एक सिंगल टर्मिनल होगा और उसके बाद एक स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स होगा। याद रखिए कोई दूसरा टर्मिनल नहीं हो सकता, टर्मिनल एक ही होगा और सिर्फ एक होगा और ज़रूरी होगा। वेरिएबल्स हो सकता ना हो और हो सकता कई हो, लेकिन वो सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। एक टर्मिनल के बाद दूसरा टर्मिनल कभी नहीं आएगा, बस ये ख्याल रखिए कि ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे, इसका एल्गोरिथम को देखते हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है ना। प्री रिक्विजिट क्या है कि CFG को CNF में कन्वर्ट करना है और उसका जो पूरा प्रोसीजर था वो पहले दिया हुआ है, तो वो काम तो आप लोग कर लें। उसके बाद जो असल में इसकी कन्वर्जन वाला काम है वो क्या है उसको देख लें। पहला स्टेप कि रीनेम ऑल द वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज AI। तो आपने वेरिएबल्स को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म, मैंने कहा था अगले टॉपिक में सबस्क्रिप्ट वाला टॉपिक आएगा, तो मैंने पहले आपको ज़हनी तौर पे तैयार किया कि आप सिंबल्स को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा उससे यूज टू हो जाए, क्योंकि इसमें सारा काम यही होने वाला है। तो AI मीन्स स्टार्टिंग सिंबल A1 होगा, उसके बाद जो सिंबल आ रहा है वो A2 होगा, उसके बाद जो आ रहा है वो A3। अपनी मर्जी से नाम नहीं देने, जो जिस तरतीब से आ रहा है उसी तरतीब से A1 A2 A3 A4 A5 नाम दे दिए। उसके बाद you will make sure that left hand side variable subscript is always less than the leftmost variable सबस्क्रिप्ट ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल का नंबर होगा, जैसे A1 A2 A3 होगा फॉर एग्जांपल, तो राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल सबसे लेफ्ट पे होगा, यानी एरो के बाद जो सबसे पहला वेरिएबल होगा उसका सबस्क्रिप्ट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड वाले के सबस्क्रिप्ट से, या लेफ्ट हैंड साइड वाले का राइट हैंड साइड वाले के पहले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से हमेशा उसका सबस्क्रिप्ट कम होना चाहिए। जो किसी अंदाज से भी इसको देख लें। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करके इन दो स्टेप्स में से कोई एक स्टेप करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन कर करके उसको इस कंडीशन में ले आए, यू विल मेक श्योर दिस। या बाज़ दफ़ा लेफ्ट रिकर्जन आ जाती है तो लेफ्ट रिकर्जन को आप रिमूव कर दें। लेफ्ट रिकर्जन कब आएगी? जब दोनों का सबस्क्रिप्ट सेम हो जाएगा। देखें, आपने मेक श्योर करना है कि लेफ्ट वाले का सबस्क्रिप्ट राइट वाले के पहले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से कम हो। अगर वो बड़ा होगा तो आपने सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर वो इक्वल होगा तो वो लेफ्ट रिकर्जन होगी, उसको सॉल्व करना है। लेफ्ट रिकर्जन क्या है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। और एट द एंड आपको सिर्फ कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है और उन सब्स्टिट्यूशंस के बाद आपके पास ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। एल्गोरिथम इस फॉर्म में लिखा हुआ आपको थोड़ा सा शायद मसला कर रहा हो, लेकिन जब एग्जांपल करेंगे तो बच्चों इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले आप देखो कि लेफ्ट रिकर्जन होती क्या, उसको रिमूव कैसे करते हैं। लेफ्ट रिकर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सिंबल है, एरो के राइट हैंड साइड पे उसी सिंबल से शुरू हो रहा है। एस गिव यू एस ए, देखें एस गिव्स यू एस ए, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिंबल है, एरो के राइट हैंड साइड शुरू ही उस सिंबल से हो रहा है। तो अगर एरो के लेफ्ट और एरो के इमीडिएट राइट पे जो सिंबल है वो सेम हो तो उसको लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं। और अगर किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड वाला सिंबल, यानी अगर ये मिसाल के तौर पे AAS होता तो उसको हम राइट रिकर्जन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट रिकर्जन हमें नुकसान नहीं करती, हमें लेफ्ट रिकर्जन नुकसान करती है। ठीक है ना, ये आप पार्सिंग में भी पढ़ लेंगे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ लेंगे कि बहुत से कंपाइलर ऐसे हैं जो कि लेफ्ट रिकर्जन को पार्स नहीं कर पाते,
तो हमें लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करना पड़ता है, फिर लेफ्ट फैक्टोरिंग है, तो ये आप इंशाल्लाह कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में पढ़ लेंगे। यही ग्रामर्स के ऊपर हम इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं कि यही ग्रामर्स आपकी आगे पार्सिंग में काम आनी है, ठीक है ना। तो इनको आप बहुत डिटेल से वहाँ भी आप जो है ना पढ़ोगे, तो आपका एक अच्छा खासा जो है वो एक बेस बन जाएगी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन से पहले। तो आपको बड़ी चीज़ों की समझ इंशाल्लाह ताला आ जाएगी वहाँ जाने से पहले ही। तो इन 1 2 3 प्रोडक्शन में से ये एक प्रोडक्शन हमें तंग कर रही है, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं? बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि देखें ये आपके पास वो सिंबल है जो आपको तंग कर रहा है, तो एलिमिनेट द सिंबल एस, यानी जो लेफ्ट रिकर्जन का सिंबल है, वेयर इट कॉजेज द लेफ्ट रिकर्जन। तो ये इस सिंबल को हमें रिमूव करना है। तो लेफ्ट ओवर क्या है हमारे पास? स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है। ये पहला स्टेप था। दूसरा, मेक न्यू प्रोडक्शन फॉर न्यू सिंबल बी, एक नया सिंबल लेना है आपने बी, ठीक है। बी ले लें, एस ले लें, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। और उस नए प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे क्या होगा? तो दिस न्यू सिंबल विल प्रोड्यूस द लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर क्या था? ए ए। लेकिन ये आपने प्रोड्यूस करना है विद एंड विदाउट राइट रिकर्जन, यानी कि इस ए को राइट रिकर्जन के बगैर भी और राइट रिकर्जन के साथ भी। राइट रिकर्जन का मतलब ये वाला सिंबल राइट में आ जाएगा किसी भी प्रोडक्शन के, तो वो राइट रिकर्जन होती है। अगर वो किसी भी एरो के लेफ्ट वाला किसी भी प्रोडक्शन के लेफ्ट में हो, एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो वो लेफ्ट रिकर्जन होती है, और अगर वो एक्सट्रीम राइट में हो तो वो राइट रिकर्जन होती है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन आपने ऐड करनी है। तो हमने देखें ये ऐड की हुई है बी, तो ए बी और ए बी और ए ये दोनों ऐड कर लिए हमने, ये 2 स्टेप्स के बाद। तीसरे स्टेप में रिमूव द प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्शन, इसको आपने रिमूव कर दिया। ये रिमूव कर दिया तो अब क्या करें? अब कहते हैं देखें, आप एक काम कीजिएगा कि क्या इस एस का एक प्रॉब्लमेटिक प्रोडक्शन ही था कि कुछ और भी था जो नॉन प्रॉब्लमेटिक था? जी नॉन प्रॉब्लमेटिक भी है, ए। तो कहते हैं बस काम बन गया। ऐड द न्यू सिंबल बी, या नया सिंबल कहाँ ऐड करना है? ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ ऑल अदर प्रोडक्शन ऑफ एस। एस के बाकी जितने प्रोडक्शन, अगर 2 3 भी होते हैं तो उन सब के एक्सट्रीम राइट में आप ये नया सिंबल ऐड कर देते हैं, ठीक है, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्शन। तो अब आपकी ये नई प्रोडक्शन बन जाएगी। सिंबल यहाँ पे एस ही रहेगा, यानी जो रिमूव किया था उसकी जगह अब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी यहाँ पे ऐड किया हुआ हमने, इसको रिमूव करके उसकी जगह पे ये ऐड कर दिया। ये 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, वो जितने ही बनते हैं आपने ऐड कर देना। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए आप लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो आसान मेथड है, भी कोई मसला नहीं। और ये याद रखिएगा इन दोनों ग्रामर्स के अंदर कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया है, बाकी ये दोनों ग्रामर्स एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे अब हम बैक नेचुरल नॉर्मल फॉर्म को जो है बनाने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल करूंगा, एक टास्क दे दूंगा, और उसके बाद 1 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूंगा, और आज का लेक्चर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लेट द CFG S gives you 2 capital A's and a small a, and A will give you 2 small S's and 1 B, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, क्या है जी कि पहले क्या करना है, इसको CNF में कन्वर्ट करेंगे। पहले से CNF की फॉर्म में, पहले से ही चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको करना नहीं पड़ रहा, बड़ा आसान काम हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना, रीनेम द CNF इज आल्सो ऑलरेडी इन CNF, सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, रीनेम ऑल द वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखें, पहले आपका वेरिएबल है S, इसको A1 का नाम दे दिया, उसके बाद A, इसको A2 का नाम दे दिया, और कोई वेरिएबल था ही नहीं। तो अब जहाँ जहाँ पे A है उसको A2 लिख दें, जहाँ जहाँ पे S है उसको A1 लिख दें, बात ख़त्म हो गई। तो ये रीनेमिंग वाला स्टेप था। रीनेम ऑल द वेरिएबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज AI, तो A1 A2 A3, और ये इस तरतीब से रहेंगे। ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से इसको A1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 नाम दे रहे हैं, इसी तरतीब से रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, और उसमें फ़ायदा है आपका। अब आपने क्या करना है, मेक श्योर दैट लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज लेस देन द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखें, ये जो ग्रामर है इसमें आप ये देखें
कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 पे अगर आप देखें, ये चार प्रोडक्शन हैं। ये प्रोडक्शन तो ओके है, कोई मसला नहीं है। ये प्रोडक्शन भी ओके है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये पहले से ही ग्री बैक नॉर्मल फॉर्म में। इन दोनों को देखना है। देखें, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल सबस्क्रिप्ट 1 should always be less than the leftmost variable subscript on the right hand side। राइट हैंड साइड पे कई हो सकते हैं, उसमें जो लेफ्ट मोस्ट है उसका। तो 1 इज लेस देन 2, यस 1 इज लेस देन 2, ओके ये सही है, फिलहाल इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ 2 इज लेस देन 1, यहाँ मसला आएगा, इसको हमने कुछ करना है। अब देखें ये मसला कैसे हैंडल करना है। देखें, यहाँ तो कोई नंबर किसी से छोटा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है। अगर तो वो छोटा है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर वो बड़ा है तो हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर वो इक्वल है तो वहाँ लेफ्ट रिकर्जन आ जाएगी। जाहिर बात है, जो सिंबल यहीं पे है A2, अगर वो भी इधर ही होता तो फिर वो लेफ्ट रिकर्जन होती, उसको हम रिमूव करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये बड़ा है, ठीक है, 1 इज लेस देन 2, ओके 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये पहले वाला स्टेप यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे अब हम इसको देख लीजिएगा। देखिए, सिर्फ इस A1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और किसी चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। इस A1 की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप ये देखें। इस A1 की जगह हम A2 भी पुट कर सकते हैं और A भी पुट कर सकते हैं। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इस जो वायलेट कर रहा है रूल, जहां हम देख रहे हैं, सिर्फ उसी को हम देखेंगे। जो लेफ्ट मोस्ट एरो के राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट है, यानी इमीडिएट राइट एरो के, ठीक है ना। A1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ A2 से भी, तो क्या बन जाएगा A2 A1। और अगर मैं चाहूँ तो A1 को A से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा स्मॉल a और A1, ठीक है। B तो पहले से ही मौजूद है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, और पहली दो प्रोडक्शंस तो फिलहाल कुछ वायलेट नहीं कर रही थी, तो वो तो वैसे ही ओके थी। ये हो गया हमारे पास काम। अब देखिए यहाँ पे एक और मसला आ गया, लेफ्ट रिकर्जन। क्यों? ये जो हमारे पास आई है, यहाँ पे देखें, जो सिंबल यहाँ पे है एरो के लेफ्ट पे, वही एरो के इमीडिएट राइट पे भी है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन होगी। लेफ्ट रिकर्जन के लिए आपके पास फार्मूला मौजूद है। लेफ्ट रिकर्जन का फार्मूला क्या है कि भाई जो आपको तंग कर रहा है, आप फिलहाल उसको ख़त्म करो। जो लेफ्ट ओवर बच गया A2 और A1, ठीक है, उसको विद और विदाउट राइट रिकर्जन, ये विदाउट राइट रिकर्जन है, इसमें B का सिंबल नहीं लिखा मैंने राइट पे, और ये विद राइट रिकर्जन है, B का सिंबल मैंने लिखा। आप एक नया प्रोडक्शंस रूल बना लें, ठीक है, और फिर आप इसको ख़त्म कर देंगे। और इसकी जगह पे देखें, ये A1 B तो अपनी जगह रहेंगे, इसकी जगह पे आपने क्या क्या रूल बनाने हैं, वो स्टेप नंबर 4 में है कि ऐड द न्यू सिंबल B ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑन ऑल अदर प्रोडक्शन ऑफ S मतलब जिसको आप देख रहे हैं A2। तो देखें, A2 के इस प्रॉब्लमेटिक के अलावा दो और थे, तो इन दोनों के एक्सट्रीम राइट के ऊपर भी आप यही B का सिंबल ऐड कर दोगे, तो आपके पास दो नई प्रोडक्शन बन जाएंगी। ये तो होंगी। तो A1B और BB, देखें A1B और BB, ये दो प्रोडक्शन भी नई बन गई हैं। A1 और B तो अपनी जगह रहेंगी, ठीक है। ये 4 स्टेप में है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास होगी ग्रामर। अब आपके पास लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे मेक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अब देखें सब्स्टिट्यूट आपको किसको करना है। अब देखें, आप देखें इन 3 रूल्स के अंदर, A1 A2 और B के अंदर कौन सा ऐसा है जो पूरे का पूरा ग्री बैक नॉर्मल फॉर्म में है। देखिए, ये एक टर्मिनल, उसके बाद एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, एक टर्मिनल एनी नंबर में बी नॉन टर्मिनल्स, एक टर्मिनल एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स, एक टर्मिनल एनी नंबर। तो ये A2 है सारे का सारा, ये तो बिल्कुल ओके। अब अगर आप इस A2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पहले ये A2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। शुरू में आपको असल में कोई टर्मिनल चाहिए, बस बात ख़त्म। तो अगर आप ये A2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो होगा क्या कि ये इस A2 की जगह 1 2 3 4 वैल्यूज लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा A1 A2 B A2
A1B A2 और B कैपिटल B और A2। तो ये आपके पास A1 के, और A तो पहले से मौजूद है, A को तो नहीं छेड़ेंगे, और बाकी क्या है कि A2 के जितनी भी प्रोडक्शन है उन सब के एंड में A2 लगा देंगे, तो आपके पास ये सारी की सारी ग्री बैक फॉर्म में आ जाएंगी। A2 पहले से ही फॉर्म में था। अब बारी आ गई इस B की, ये B वाला फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ भी A2 है। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे इन दोनों के साथ भी अब हम यही काम करते हैं कि इस A2 की जगह भी आप ये A2 सारे का सारा पुट कर देते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह दें कि इन सब के एंड में आप एक दफ़ा A1 लगा दें, यानी A2 के एंड में A1 लगाना है ना, तो A2 ये चारों हैं, तो इन सब के एंड में आप A1 अगर आप लगा देंगे तो आपके पास ये इसकी जो 4 पॉसिबल प्रोडक्शन है वो आ जाएंगी। तो ये आ गई 1 2 3 4। और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंड में भी लगा हुआ है और इसके एंड में भी नहीं है। ये विदाउट राइट रिकर्जन है, ये विद राइट रिकर्जन है। तो जो इसका आंसर आया है इन चारों प्रोडक्शन के राइट पे अगर आप बी पुट कर देंगे तो ये आपके पास समझें यहाँ भी आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास सारा रिज़ल्ट आया है ये आपके पास ग्री बैक नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। सारी की सारी प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो शुरू किसी टर्मिनल से हो रही हैं और उसके बाद या तो कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं, या अगर है तो सिर्फ नॉन टर्मिनल्स ही हैं, कोई दोबारा कोई टर्मिनल नहीं आया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सारा टॉपिक तो बहुत इजी था। इसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा लगता है और आप लोग ज़हीन लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 2 3 एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये कि जी ये एग्जांपल है आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, तो वो तो पहले से ही है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, वी विल प्रोड्यूस टू द नेक्स्ट स्टेप, रीनेम ऑल द वेरिएबल्स। अब देखिए रीनेम कैसे करना है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको देखें एस को A1 नाम देना है, तो ऐसे रीनेम नहीं करना है एस को A1, बी को A2, सी को A3, ए को A4, नहीं, इस तरह आपने जाना है एस को A1, सी को A2, ए को A3, बी को A4। उसकी वजह ये होगी कि इस तरह करने से आपका कम से कम यहाँ पे तो जो सुपरस्क्रिप्ट जो सबस्क्रिप्ट है ना वो एक फॉर्म के अंदर आ जाएगा, यहाँ रूल वायलेट नहीं होगा। अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत जगह पे वायलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा कि एस को A1, सी को A2, ए को A3, बी को A4 का नाम दिया है, इस तरीके से सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। आप देखें दिस इज़ लेस देन दिस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इज़ लेस देन 4 सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3 तो वैसे ही ठीक थी, सिर्फ जो एक वायलेट कर रहा है वो है 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर होता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं कि A1 की जगह आप ये जो 2 वैल्यूज़ हैं A1 की वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो A1 की जगह पुट करेंगे A2, A3 और A4 बाद में लगा हुआ है तो वो आ जाएगा। और अगर आप ये पुट करेंगे तो A4, A4 और A4 ये पुट कर देंगे। अब ये जो 2 नई प्रोडक्शन आई अगर इनको गौर से देखें तो रूल यहाँ पे फिर वायलेट हो रहा है, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसका मतलब इस A2 को भी आपको मज़ीद देखना है। A2 है आपके पास B के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब इस A2 की जगह आप B अगर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास ये प्रोडक्शन आ जाएगी और ये वैसे ही ग्री बैक नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है, इशू ये वैसे ही सॉल्व हो गया आपका। ठीक है ना, अच्छा अब आप आ जाते हैं यहाँ पे A4। यहाँ देखें A4 है और यहाँ स्टार्ट भी A4 से, और ये वाली प्रोडक्शन, इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन है। लेफ्ट रिकर्जन आपको रिमूव करनी पड़ेगी। रिमूव करने का मेथड क्या होता है कि यू विल एलिमिनेट द सिंबल वेयर इट कॉजेज द लेफ्ट रिकर्जन। तो जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा A4 इसको आप विद और विदाउट राइट रिकर्जन न्यू सिंबल के साथ लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कहेंगे भाई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और जो बाकी थे इन सब को आप विद राइट रिकर्जन इसी A4 के साथ लिख सकते हैं। राइट रिकर्जन नहीं, सॉरी, वो नया सिंबल इनके एक्सट्रीम राइट पे लगाकर, नया सिंबल आपके पास है Z है, यहाँ पे आपने उसका नाम दिया Z, B, C, जो भी आप नाम दे दें, तो B, Z और B, A3, A4, Z इस नाम के इसी A4 के साथ नए रूल्स बन जाएंगे। तो ये तो इजी था इंशाल्लाह ताला। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा समझ में। ठीक है ना, खुद से
ये चीज़ें आप इससे यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये आपके पास आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन आप कैसे करेंगे, देखें, आप A4 को सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे पहले, ठीक है, या A2 को, किसको? तो अब कहते हैं कि भाई मैं A2 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ A4, क्यों? क्योंकि A2 भी ग्रीबैक फॉर्म में पहले से है और A4 भी ग्रीबैक फॉर्म में पहले से है, तो जिसको मर्जी कर लें। तो ये इजी था A2, क्योंकि A2 की जगह मुझे सिर्फ B पुट करना है, तो इसी जगह मैंने B पुट किया, बात खत्म हो गई। अब ये जो बाकी तीनों जगहों पे शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वो हैं ये A4 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 और A4 A4Z। तो A4 A4 और A4 A4 तो बिल्कुल सेम है, तो इनको हम इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो एक का रिजल्ट होगा वही दूसरे का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हम पहले Z के लिए सॉल्व करते हैं। तो Z के दो पोर्शन हैं, एक है A4 A4, दूसरा A4 A4Z। A4 A4Z को हम अभी सॉल्व नहीं करते, A4 A4 को सॉल्व कर लेते हैं। A4 A4 को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? A4 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो A4 की वैल्यू इन चारों में से कोई एक हो सकती है, और इस A4 की जगह इन चारों में से मैं कोई एक लगाऊं, तो इसका मतलब उसके बाद मुझे A4 लगाना है। तो अगर मैं ये कर दूं कि BA4 या B3 A4 A4 BZ A4 BA3 A4 Z A4, तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूट होके वैल्यू आ जाएगी, और यही चार वैल्यूज मुझे पता है A4 A4 की यही वैल्यू है, तो यहाँ भी A4 A4 की यही वैल्यू होगी, तो यही चार वैल्यूज मैंने यहाँ भी लिख दी, 1 2 3 4, काम आसान हो गया। अच्छा, अब रह गया हमारे पास क्या? A4 A4Z। अच्छा, जब A4 A4 इन चारों के बराबर है, तो A4 A4Z क्या होगा? इन चारों के राइट पे Z लगा दें, BA4Z BA3 A4 A4Z BZ A4Z BA3 A4Z A4Z। तो ये देखें यहाँ पे ये काम हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये सारी की सारी ग्रामर ऐसी है जो कि ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो टॉपिक आसान है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, शुरू में हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए, लेकिन ये 20 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन पहली ट्राई में भी नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस के बाद तो ये आप इसके कोई भी क्वेश्चन ले लें, इंटरनेट से देख लें, कहीं से देख लें। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी ग्रामर को कन्वर्ट कर लो, जो चॉम्स्की के क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, उन्हीं को आप इसमें कन्वर्ट करना शुरू कर दो। तो आप प्रैक्टिस करके, आप यकीन करो 10 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं लगता, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मेरी काफ़ी मेहनत इस पर लगी है। ये चैप्टर पढ़ना चाहो तो भाई पढ़ लो, बुक में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। और दूसरी बुक का PDF मुझे मिल नहीं रहा है, जिससे मैंने इसको आज का लेक्चर प्रिपेयर किया है। लेकिन अगर हो सकता आप में से कोई उसके PDF ढूंढ ले, तो अगर आप में से कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं बुक की स्नैपशॉट उसके साथ, बुक के टाइटल पेज की स्नैपशॉट मैं शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला अगर वो सर्च करता है, उसको मिलता है, तो वो मुझे भी बता दे बुक, ताकि अभी तो मुझे ज़ाहिर बात है ये मैनुअल सारी स्लाइड जो हैं ये बनानी पड़ी हैं। तो अगर बुक होती तो मैं सिंपल पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट करके PDF फॉर्म में कर लेता, मेरा बहुत सा टाइम बच जाता। लेकिन चलो, इसमें भी बेहतरी है कि चलो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया, स्टूडेंट को उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सिर्फ समझने से ताल्लुक़ नहीं है, करने से ताल्लुक़ है। तो जब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, याद रखिए मेरे अल्फाज को दोबारा सुनिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की नहीं होगी, और आज ही से नहीं होगी, लेक्चर सुनने के वक्त से ही नहीं होगी, याद रखिएगा, आप फिर बाद में परेशान होंगे। ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो इसमें आपको माहिर बना देगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो ख्याल रखना बच्चों, चैप्टर नंबर 16 के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको देखो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना। एक दूसरे से शेयर करो, ग्रुप के अंदर कोई लर्निंग का एनवायरनमेंट बनाओ, पता चले स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, सारे ऐसे लगता है जैसे सो रहे होते हैं लोग। होश में आओ भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। एक तो महीना भी नहीं रहेगा एग्ज़ाम के अंदर। अल्लाह आप लोगों की मदद करे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।